क्या भारत का एमका प्रोग्राम अब रशिया की मदद से एक नया मोड़ लेने वाला है? क्या डीआरडीओ का 1500 किलोमीटर रेंज वाला नया मिसाइल ब्रह्मोस का अल्टरनेटिव बनने वाला है? और क्या भारत का घातक यूएसवी फ्यूचर में एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी और नेवी में भी शामिल होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की लॉन्ग रेंज मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ अपने लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल यानी LRASHM प्रोग्राम पर अभी तेजी से काम कर रहा है। सबसे खास बात यह कि यह मिसाइल ब्रह्मोस को रिप्लेस नहीं करने वाला है, बल्कि उसके साथ मिलकर इंडियन नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी बेहतर करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से इस मिसाइल का टारगेट रेंज लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, जो भारत की मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। इस मिसाइल का मेन ऑब्जेक्टिव ब्रह्मोस जैसी एक्सपेंसिव मिसाइल पर डिपेंडेंसी को कम करना और लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिशन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन को प्रोवाइड करना है। अब हालांकि इसको ब्रह्मोस के साथ ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बेहतर रेंज इसको ब्रह्मोस का अल्टरनेटिव बनने पर मजबूर कर रहा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मोस आज फ्रंटलाइन वॉरशिप्स, सबमरीन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में LRASHM मिसाइल को खास तौर पर कोस्टल डिफेंस बैटरीज के साथ ही डिप्लॉय किया जाने वाला है। इसे इंडियन नेवी दुश्मन के डिस्ट्रॉयर्स, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे स्ट्राइक ग्रुप को इंडियन कोस्ट लाइन के पास आने से पहले वहां पर रोक सकती है। हालांकि ब्रह्मोस अपनी सुपरसोनिक स्पीड और प्रूवन कॉम्बैट कैपेबिलिटी की वजह से इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑफेंसिव वेपन बनने वाला है, लेकिन LRASHM मिसाइल के आने के बाद भारत के एंटी एक्सेस और एरिया डिनाल यानी A2AD नेटवर्क और भी मजबूत बनने वाला है, और खास करके लैंड बेस्ड ब्रह्मोस का ये कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पर आगे चल के सामने आने वाला है। अगला अपडेट भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम यानी एमका प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से एक बार फिर से साफ कर दिया गया है कि वो एमका प्रोग्राम को अपना कंपटीटर प्रोग्राम नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। इतना ही नहीं, रशिया की तरफ से एमका के लिए एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ सिस्टम और मेक इन इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी ऑफर दिया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि रशिया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को भारत में पुश करने के लिए एमका को रोकने की जगह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का प्रपोजल दिया जा रहा है। रशियन एम्बेसडर डेनिस अपिलो पहले से ही कह चुके हैं कि मॉस्को भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही रशिया की तरफ से Su-57E को भी एमका का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एयरक्राफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फोकस इंजन टेक्नोलॉजी पर होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एमका की मार्क 1 वेरिएंट में जेन इलेक्ट्रिक की F414 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि फ्यूचर एमका की मार्क 2 वेरिएंट के लिए भारत को अभी एक 110 किलोटन क्लास से 130 किलोटन क्लास की इंजन को डेवलप करने की जरूरत पड़ने वाली है। इसी मौके को देखते हुए रशिया की तरफ से अभी अपना प्रोडक्ट 177S इंजन को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो लगभग 142 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। रशिया का दावा है कि वो सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन भी भारत को इसके साथ देने वाले हैं। सिर्फ इंजन ही नहीं, रशिया अभी AESA रडार, स्टेल्थ मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, AI बेस्ड एवियोनिक्स और एडवांस फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर जैसे मेजर सिस्टम को भी भारत की एमका प्रोग्राम के लिए ऑफर कर रहा है। अगर भारत रशिया की इस ऑफर को कंसीडर करता है तो एमका का इंजन प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इन इंजन्स को HAL की इंजन डिवीजन में जल्द ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जा सकता है और उसमें हमें US के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि अभी एमका की इंजन बेस को जेन इलेक्ट्रिक 4N4 सीरीज के इंजन के हिसाब से डिजाइन किया गया है, और अभी अगर इंजन चेंज किया जाता है तो इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाला है। लेकिन एक ऐसा गैम्बल होने वाला है जो कि एमका का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अभी रशिया की इस ऑफर को कंसीडर करना चाहिए या फिर यूनाइटेड स्टेट की इंजन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अगला अपडेट भारत के घातक यूसीएवी प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ का घातक यूसीएवी अभी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स का ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की इंटरेस्ट लिस्ट में शामिल हो चुका है। सबसे पहले बात करें घातक यूसीएवी की, तो ये डीआरडीओ का इंडिजिनस फ्लाइंग विंग स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम है, जिसे पहले प्रोजेक्ट ओरा के नाम से जाना जा रहा था। इस स्टेल्थ ड्रोन को एनिमी टेरिटरी के अंदर डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डेवलप किया जा रहा था और ये प्लेटफॉर्म सीड, डेड, प्रिसिशन स्ट्राइक और आईएसआर जैसे हाई रिस्क मिशन को करने के लिए डिजाइन किया गया था। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी कस्टमर इंडियन एयरफोर्स होने वाला था और इसी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका डेवलपमेंट को स्टार्ट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रीसेंट डेवलपमेंट से बात पता चल चुका है कि अभी घातक यूसीएवी फ्यूचर में एमका और दूसरे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी लॉयल विंगमैन के रूप में भी काम कर सकता है और ऑपरेट कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि मार्च 2026 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 60 रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी घातक यूसीएवी की एक्विजिशन की प्रपोजल को अप्रूव किया जा चुका है, जिससे साफ हो चुका है कि इंडियन एयरफोर्स में अभी मिनिमम 60 घातक यूसीएवी इंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी पता चला है कि इंडियन आर्मी की तरफ से भी अभी घातक प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट को दिखाया जा रहा है और अभी आर्मी की तरफ से भी इसको अपनी फ्लीट में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। इसी के साथ ही इंडियन नेवी की तरफ से भी फ्यूचर कैरियर बेस्ड स्टेल्थ यूसीएवी डेवलप करने की प्लानिंग किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में घातक एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा बल्कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए इसके अलग अलग वेरिएंट को स्ट्रेच करके बनाया जा सकता है और इसी को बेस करके अभी 3 वेरिएंट डेवलप करने के बारे में सोचा जा रहा है। कुल मिलाकर फिलहाल घातक का पूरा फोकस इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर अभी डिज़ाइन किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के अगर आर्मी और नेवी की तरफ से भी अच्छे खासे नंबर में इसको अपने सर्विस में शामिल करने का कमिटमेंट किया जाता है तो इसकी सेपरेट आर्मी और नेवल वेरिएंट को भी बनाने की पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस मिसाइल इकोसिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की तरफ से मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगभग 2500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ अभी एक नए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को बनाना स्टार्ट किया गया है। सबसे खास बात यह कि फ्यूचर में यही फैसिलिटी साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनने वाला है। प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने के बाद इसी प्लांट में डीआरडीओ के रुद्रम 1 और रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का लार्ज स्केल प्रोडक्शन को भी स्टार्ट किया जा सकता है। आप सभी को शायद पता होगा कि रुद्रम मिसाइल फैमिली डीआरडीओ के सबसे इंपॉर्टेंट इंडिजिनस प्रिसिशन स्ट्राइक प्रोग्राम में से एक माने जाते हैं। इस मिसाइल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एनिमी के एयर डिफेंस रडार्स, कमांड सेंटर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को सेफ डिस्टेंस से एंगेज करना है। अगर रुद्रम 1 की बात करें तो इसको सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के Su-30MK फाइटर के साथ इंटीग्रेट किया गया था। ये मिसाइल पैसिव होमिंग का इस्तेमाल करता है जो कि एनिमी रडार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को डिटेक्ट करके उसी पर अटैक को लॉन्च कर देता है। लेकिन रुद्रम 2 इससे थोड़ा और बेहतर बनाया गया है। इसमें मल्टी मोड गाइडेंस सिस्टम दिया गया है जिसकी वजह से अगर एनिमी लॉन्च के बाद अपना रडार बंद भी कर देता है तब भी मिसाइल अपने टारगेट को एक्यूरेटली ट्रैक करके हिट कर सकता है। इसके अलावा रुद्रम 2 को बंकर्स, कमांड सेंटर्स और दूसरे स्ट्रेटेजिक टारगेट को भी एंगेज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे खास बात यह कि अदानी डिफेंस अभी डीआरडीओ के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। इस नए मैन्युफैक्चरिंग हब के ऑपरेशन होने के बाद भारत की मिसाइल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक सभी मेजर मिसाइल को मेनली भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से या स्टेट ओन्ड कंपनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। लेकिन अभी पहली बार प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी यहाँ पे मिसाइल्स को बनाने का मौका दिया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।